मैम अल्कोहल कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? भाई अल्कोहल ऑब्टेन किया जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से। बेटा अगर H पॉजिटिव H2O आता है मार्कोवनिकॉफ रूल लगाओगे, अगर आपके पास ये सब कुछ आ जाता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाओगे, अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो अगेन मार्कोवनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करके उस एल्कीन के अंदर पानी जोड़ना है। यहाँ हम फिनोल की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है भी ये क्या फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसिलेशन दिखा पाएगा। हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, कैसे हैं मेरे चमकते सितारे? मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर एनसीईआरटी वाला वाईटी चैनल, जहां हम करने जा रहे हैं माइंड मैप ऑफ अ चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो क्या हाल चाल है मेरे सितारों आप सभी का? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम एक तरह से पूरे चैप्टर का निचोड़ पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बेसिकली इन 3 ग्रुप्स को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। तो एक तरह से आप सभी लोग जानते हैं भी माइंड मैप का मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में एक मैप छपवा देना, एक मैप को इस तरीके से याद करवा देना भी अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है तो आपका दिमाग आपको फट से बोले यार उसमें तो ना ये रिएक्शन होगी। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को यही डर रहता है भी इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद करें, कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन पे। पर जैसे कि आप सब वाकिफ होंगे, हमारा जो पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, उसकी कुछ रिएक्शंस इस चैप्टर में यूज होंगी, इस चैप्टर की कुछ रिएक्शंस आपके नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगी, और नेक्स्ट चैप्टर की कुछ रिएक्शंस उसके नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगी। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ये नहीं कह रही भी रिएक्शंस नहीं है, पर इतनी नहीं है जितना आप सोच लेते हैं। एक ही रिएक्शन को इतनी दफा करवा दिया जाता है भी वो आपको समझ भी आ जाती है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और सवाल भी लग जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे भी पिछले चैप्टर की भी रिएक्शंस बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हम 1 on 1 एक एक चीज को फॉलो करेंगे, स्टडी करेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, ये जानेंगे पेपर में प्रश्न कौन से टॉपिक से ज्यादा आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की इस पर्टिकुलर क्लास को, दैट इज गोइंग टू बी द माइंड मैप सीरीज फॉर क्लास 12 स्टैंडर्ड। ये कौन कौन बच्चे देख सकते हैं? ये सीबीएसई बोर्ड वाले देख सकते हैं और वो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं जहां पर एनसीईआरटी बुकलेट को फॉलो किया जाता है, राइट। इसके साथ साथ अगर आप जेईई या नीट एस्पायरेंट है या आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक तरह से क्विक रिकैप चाहिए तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। फिर से रिपीट करना चाहूंगी बेटा, ये एक तरह से रिवीजन की तरह आप यूज कर सकते हैं। अब अगर एक बच्चा बिल्कुल बेस से स्टार्ट करे, जिसको कार्बन के, मैं कहूँगी हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन भी नहीं पता, या जिसको ये भी नहीं पता भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन बच्चों को दिक्कत आ सकती है। ये वह बच्चा समझ सकता है जिसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, जिसने टॉपिक को एक बार सुन लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, अब उसको रिवाइज करना है, अपने दिमाग को बार बार ये याद करवाना है, हाँ मैंने ये पढ़ा था, इस तरीके से पढ़ा था, यहाँ पर ये चीज अप्लाई होती है, इस चीज को ऐसे यूज करना है। तो ये जो सेशंस है, ये जो सीरीज है, एक तरह से आपका रिवीजन पर्पस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बट यस इससे आप पूरा चैप्टर भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस पर्टिकुलर क्लास को विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। मैम क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के अंदर? तो बेटा सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन। अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है, ईथर क्या होता है, ये देखेंगे। इसके बाद बेटे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे अल्कोहल का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे जी फिनोल का। उसके बाद बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल फिनोल की वाइंड अप करके कंप्लीट फिर हम ईथर के टॉपिक के ऊपर चलेंगे, राइट एवरीबडी? ओके मैम, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट से। आपको क्या लगता है भाई अल्कोहल क्या होता है, आपको क्या लगता है फिनोल क्या होता है और ईथर क्या होता है? तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, है ना। अब मैम हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बन रहे हैं। उनको मिक्स करने से, बेसिक मिक्स इन द सेंस जहां पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। मिक्स ऐसे नहीं कार्बन में हाइड्रोजन मिक्स कर दिया, अरे वो नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ कंपाउंड्स क्रिएटेड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन आपके हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे, और उनसे जो आपने डराइव किया है उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे आपने पिछली क्लास में हेलो एल्केन्स बना, सो दैट वर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसको आपने उनसे ऑब्टेन किया। तो वैसे ही बेटा अल्कोहल की बात करोगे तो ये भी डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का। कैसे? अगर मैं बात करती हूँ जनरल रिप्रेजेंटेशन की, मैं ले रही हूँ CH3H जिसको मैं CH4 भी कह सकती हूँ। बेटा लेट्स कंसिडर मैंने इसका एक हाइड्रोजन हटा करके इसकी जगह पे एक OH ग्रुप लगा दिया,
क्या किया बच्चे, मैंने इसका एक हाइड्रोजन हटा करके एक OH ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ से मैंने क्या क्रिएट कर लिया, CH3OH क्रिएट कर लिया, जो कि मेरा क्या है, अल्कोहल है। तो अगर इसकी मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखने पर आऊँ, मैं CH3 को R करके लिख सकती हूँ, RH। तो अगर RH में से एक हाइड्रोजन हटा करके OH ग्रुप लगा दिया जाए तो ये ROH बन जाता है, विच इज़ द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल। और ये जो RH होता है बेटे, ये अपना हाइड्रोकार्बन होता है। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है मैम, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा हाइड्रोकार्बन है बच्चे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। सो अल्कोहल्स बेसिकली आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पे आप हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं OH ग्रुप से। अब OH ग्रुप को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं यार, अब ये अल्कोहल की आपकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव्स, मतलब OH ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है। हाइड्रोक्साइल ये स्टैंड्स फॉर दी OH ग्रुप। हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव्स जो हाइड्रोकार्बन के होते हैं जी, उनको अल्कोहल कहते हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, एक OH ग्रुप से जब आप इसको रिप्लेस कर देते हैं जी, तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, मतलब अल्कोहल रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब मैम फिनोल क्या होते हैं, भाई अल्कोहल समझा दिया, तो बेटा जैसे अल्कोहल में आपने एलिफैटिक बोला था, फिनोल के अंदर आप एरोमेटिक बोलते हो। और आपको याद होगा पिछली क्लास में हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स में भी मैंने ये आपको बोला था, एरोमेटिक जो हम यहाँ कंपाउंड लेकर के चल रहे हैं वो बेंजीन के रिगार्ड में लेकर के चल रहे हैं। तो लेट्स कंसिडर, अगर मैं आपको बोल देती हूँ बेंजीन रिंग के अंदर अगर आप इसके वैलेंसी को पूरी करके देखोगे तो एक एक हाइड्रोजन एटम बेटे यहाँ पे अटैच्ड है। बच्चे एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया और बेटा उसकी जगह पे एक OH ग्रुप लगा दिया, क्या किया बच्चे, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे एक OH ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ से पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर कौन आ गया, OH आ गया। बेटा यही तो फिनोल है बच्चे, यही तो फिनोल है, इसी को तो फिनोल कहते हैं। तो फिनोल कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हो बेटा जी, फिनोल आप ऑब्टेन करते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है मैम, फिनोल ऑब्टेन किया जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। और मैम अल्कोहल कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, भाई अल्कोहल ऑब्टेन किया जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, राइट। तो आइए इसको भी देखते हैं। फिनोल्स क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है, जिसमें OH ग्रुप जो है वो बॉन्डेड होता है डायरेक्टली किससे बच्चे, बेंजीन रिंग से, तो वो क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। अब बारी आती है मैम व्हाट इज ईथर, ईथर क्या होता है, तो बेटा इसी हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव होता है। कैसे मैम, अब किसको रिमूव करके किसको अटैच करना है, तो हमेशा ध्यान रखना, हम हाइड्रोजन को हटा करके कोई ग्रुप ऐड ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक चीज और ऐड करेंगे जो कि मिसिंग है, OR आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है बेटा, मान लीजिए आपके पास ये कोई भी हाइड्रोकार्बन RH है, आपने इसमें से हाइड्रोजन हटा करके क्या ऐड कर दिया, OR ग्रुप अटैच कर दिया। बेटे ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब हमने यहाँ से इसको अटैच किया तो मैम हमें यहाँ से ROR मिल गया। क्या मिल गया बेटे, ROR, और ये हमारा क्या होता है जी, ईथर होता है। सो अगेन ईथर इज अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ईथर इज एन डेरिवेटिव ऑफ योर अगेन हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है बेटा, बहुत सारे बच्चे एक छोटी सी कंफ्यूजन में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब छोटे से सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज व्हाट इज एस्टर एंड व्हाट इज ईथर। भाई एस्टर और ईथर में बहुत कंफ्यूजन होती है बेटे। ईथर की जनरल रिप्रेजेंटेशन ROR होती है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ROR-, मतलब ये दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं बच्चा, ये दोनों R ग्रुप अलग भी हो सकते हैं बेटे, ठीक है, ये सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। एस्टर की बेटे अगर मैं बात करती हूँ तो एस्टर होता है R⁻O⁻, ये एस्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। सो दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईथर एंड एस्टर, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट। चलिए बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता दिया है, तो यहाँ से हम इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में जान लेते हैं। भाई इसकी नेमिंग किस हिसाब से की जाती है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर बेटे मैं नॉमेनक्लेचर की बात करती हूँ, मैं नेमिंग की बात करती हूँ, तो नेमिंग बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसकी कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, इससे ये आपको थोड़ा सा और अच्छे से बेहतरीन तरीके से दिखाई दे सकता है, राइट। तो बेटा नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल के बेसिकली आपका ये केस हो जाता है, ठीक है, देख सकते हो। अब ये इसका कॉमन नेम है बेटा, कॉमन नेम है। अगर मुझे इसकी नॉमेनक्लेचर करनी होगी तो मैं एक बार आपको पहले सिंपल सा रूल बता देती हूँ, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का एक बहुत सिंपल रूल होता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का एक बहुत सिंपल रूल होता है, जो आप हर चैप्टर में यूज कर सकते हैं, जो आप हर चैप्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा सेंटर मोस्ट जगह पर आप लिखते हैं वर्ड रूट,
सेंटर मोस्ट जगह पर आप लोग लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है भी आपके कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन आटम है। अगर आपके कंपाउंड के अंदर बच्चे एक कार्बन आटम होगा तो आप मिथ का इस्तेमाल करोगे जी, 2 कार्बन आटम होंगे तो इथ का इस्तेमाल करोगे जी, 3 कार्बन आटम होंगे तो प्रॉप का इस्तेमाल करेंगे जी, 4 कार्बन आटम होंगे तो ब्यूट का इस्तेमाल करेंगे जी, 5 होंगे तो जी पेंट का इस्तेमाल होगा जी, 6 कार्बन आटम होंगे तो हेक्स का इस्तेमाल होगा, 7 कार्बन आटम होंगे तो जी हेप्ट का इस्तेमाल होगा, 8 कार्बन आटम होंगे जी ऑक्ट का इस्तेमाल होगा, 9 कार्बन आटम होंगे जी नॉन का इस्तेमाल होगा, 10 कार्बन आटम होंगे जी डेक का इस्तेमाल होगा, 11 कार्बन आटम होंगे जी अनडेक का इस्तेमाल होगा और जी 12 कार्बन आटम होंगे तो डू डेक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया है भी कितने कार्बन आटम प्रेजेंट है, उस बेसिस पे आप वर्ड रूट रखते हो। अब बच्चे वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पे आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले मैम प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है। बच्चे प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताता है भी आपके कार्बन कार्बन में बेटा कैसा बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है मैम, सिंगल बॉन्ड है। अगर तो कार्बन कार्बन में बेटे कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप एन का इस्तेमाल करते हो। अगर डबल बॉन्ड है तो मैम किसका इस्तेमाल करेंगे, ईन का। अगर बच्चे ट्रिपल बॉन्ड है तो किसका इस्तेमाल करेंगे जी, आइन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो गया। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद बच्चे क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स। अब इसकी बारी स्टार्ट हो चुकी है, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये होता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए यूज करते हैं इसको हम मैम, इसको हम सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी भी ग्रुप के अंदर एक ही अल्कोहल दिख रहा होगा तो आप OL का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना A नहीं यूज करना, O यूज करना है। आप OL शब्द का इस्तेमाल करेंगे, राइट एवरीबडी। अच्छा, वर्ड रूट से पहले क्या आएगा जी, प्राइमरी प्रीफिक्स। बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है, ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड। क्या यूज करते हो आप, साइक्लो यूज करते हो। इससे भी पहले क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। मतलब मैम क्या अल्कोहल को भी यूज किया जा सकता है प्रीफिक्स में, हाँ। मान लो अगर एक ही अल्कोहल ग्रुप है तब तो आप सफिक्स बोलोगे। अगर अल्कोहल के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो राजा है और राजे को अवधि सीनियर मोस्ट की मिलेगी, जूनियर मोस्ट की अवधि किसको मिलेगी, अल्कोहल को। तो अल्कोहल के लिए आप क्या यूज करते हैं बच्चे, अल्कोहल के केस के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोक्सी। किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोक्सी शब्द का यूज करेंगे। कब, भाई जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप में, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। इसको और किस चीज के लिए लिखा जा सकता है मैम, साइड चेन के लिए लिख सकते हैं मैम, एक्स्ट्रा ग्रुप के लिए लिख सकते हैं मैम, इसको और इन चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो बेटा ये एक जनरल बेसिक रूल हो जाता है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर का। अभी जो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है जिससे आपके सवाल भी होंगे बेटा, वो क्या है भी, अल्कोहल का क्या है बच्चे, क्या है भी, अल्कोहल को भाई ओल से हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं और प्रीफिक्स लिखना हो जी तो क्या होता है जी, हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है बच्चे, हाइड्रोक्सी होता है। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन टू ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू वर हियर। चलिए जी, अब वापस से इसी टेबल पर आती हूँ जहां पर मैं आपको बता रही थी, आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स करवा रही थी। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चे। जैसे आपके पास CH3OH, अब इसकी नेमिंग करेंगे तो एक कार्बन है तो मिथन, मिथ होगा, एन है तो AN ही होगा। अब OH ग्रुप है तो ओल लगाएंगे, पर ध्यान रखना मिथेन ई से एंड हो रहा है अल्कोहल में, और जो उसका ओल है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है। बेटा 2 वॉवल साथ में नहीं आते, इसीलिए मिथनोल हो जाएगा या मिथन 1 ओल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड आपको दे रखा है, तो आप जहां से OH है उसको 1 2 3 करोगे, 3 कार्बन है तो प्रॉप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, फर्स्ट पे OH ग्रुप है तो ओल आएगा, फर्स्ट पे आएगा, एन का ई नहीं आएगा, 2 वॉवल साथ नहीं आते तो प्रोपिन 1 ओल हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे आप लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो बेटा ये एग्जाम्पल देख सकते हो, 1 2 3 होगा, सेकेंड पे मिथाइल है तो ये एक्स्ट्रा, तो 2 मिथाइल प्रोपिन 1 ओल हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, ग्रेट बेटा। चलिए अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आती है क्लासिफिकेशन अल्कोहल की। अल्कोहल किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं, तो अल्कोहल की क्लासिफिकेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन कितने OH ग्रुप आपके किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है। अगर आपके कंपाउंड में एक OH ग्रुप है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। अगर आपके कंपाउंड में 2 OH ग्रुप है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। अगर आपके कंपाउंड में 3 OH ग्रुप है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। अगर आपके कंपाउंड में 4 OH ग्रुप है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा। ऐसे ही बेटा अल्कोहल की क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन पे की जाती है। जो आपका OH ग्रुप होता है वो जिस भी कार्बन से अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, उसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्लासिफाई होगा, उसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो फर्दर क्लासिफाई होगा। तो इस तरीके से बच्चे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे, देखिए बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स
अटैच, कितनी OH ग्रुप्स वहां पर प्रेजेंट है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, जब आपके पास ओनली 1 OH ग्रुप हो आपके कंपाउंड के अंदर बेटा, अगर सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा मोनोहाइड्रिक होगा। मैम एक एग्जांपल दे दो, CH3 CH2 OH। मैम एक और एग्जांपल दे दो बेटा, CH3 CH OH CH3। पूरे कंपाउंड में एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है मैम। मैम डाईहाइड्रिक बताइए क्या होता है बेटा, डाईहाइड्रिक का मतलब क्या होता है, 2 OH ग्रुप का प्रेजेंट होना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे दो मैम, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, डाईहाइड्रिक हो जाएगा। ट्राई का मतलब क्या होता है मैम, 3 OH ग्रुप का होना। पॉली मतलब एक से ज्यादा, बेसिकली 2 3 4 5 सब पॉली में ही आ जाते हैं। अब बेस्ड अपॉन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं बेटे, तो ध्यान से देखना, कंपाउंड्स जो क्या कंटेन करते हैं, जब OH एक sp3 से जुड़ा है, और कंपाउंड्स जब OH किससे जुड़ा है, एक sp2 से जुड़ा है। तो आइए इनको देखते हैं 1 on 1 बेटा, इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आप केस लिखेंगे भाई, सबसे पहला केस लिखेंगे when OH is attached to कार्बन जो कि sp3 है। तो बेटे इसके अंदर सबसे पहला केस आता है एलाइलिक अल्कोहल। किसका केस आता है बच्चे, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या है, जब हमारा OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कैसा है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो फर्दर किससे जुड़ा है, एक डबली बॉन्डेड कार्बन से। ध्यान से सुनना, जब हमारा OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो वो हमारा एलाइलिक अल्कोहल कहला लेता है। क्या कहलाता है, एलाइलिक अल्कोहल। और जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसको एलाइलिक कार्बन भी कहते हैं, एलाइलिक कार्बन भी कहा जाता है। इसकी वैलेंसी भी आप पूरी कर सकते हो बेटा। क्लियर हो गया, दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। राइट एवरीबडी, राइट एवरीबडी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर एक डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, तो एलाइलिक अल्कोहल होगा। अच्छा, इसी के अंदर मैम, इसी के अंदर जब OH sp3 से अटैच्ड है, और कौन सा केस है बेटा, और आपके पास केस आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। किसका केस आता है बच्चे, बेंजाइलिक अल्कोहल। मैम बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, OH जब हमारे एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है भाई जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा है। अब बंदा सोचता तो ये भी बेंजाइलिक है तो यार OH डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है, बट ऐसा यहाँ नहीं है। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बाद में बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएं तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 है, ठीक है। क्लियर हो गया है। तो ये बेटा वो 2 केसेस हो गए जब OH एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। When OH is attached टू कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ध्यान से देखना बच्चे, इसमें केस आता है विनाइलिक हैलाइड का, सॉरी विनाइलिक अल्कोहल का। अब विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, जो खुद क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। मतलब कि अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछूं तो sp2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, क्योंकि पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते। क्लियर एवरीबडी, ओके दैट्स ग्रेट। इसके साथ वैसे कंसिडर किया जा सकता है फिनोल वाला केस, क्योंकि फिनोल में भी OH ना डायरेक्टली आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, और यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही होती है, तो कंसिडर कर सकते हो आप इसके अंदर ही, ठीक है। अब बेटा स्ट्रक्चर आता है फंक्शनल ग्रुप का। भाई फंक्शनल ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर है, 3। यहाँ से सवाल आता है ईथर से, ईथर का बॉन्ड एंगल पूछा जाता है। तो सवाल कहाँ से आता है भाई, सवाल यहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, बेस्ड अपॉन दी बॉन्ड एंगल। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो बेटा अगर आप अल्कोहल की बात करते हो, अल्कोहल बेसिकली 108.9 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। फिनोल के केस में 109 डिग्री है, जबकि ईथर के केस में 111.7 डिग्री है। यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दी बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व्ड इन ईथर। ईथर के अंदर क्या बॉन्ड एंगल देखा जाता है, तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे तो 2 बल्कि ग्रुप सब लगा देते हो CH3 जिसकी वजह से बहुत रिपल्शन होती है। हैवी ग्रुप रिपल्शन करेगा तो दूर भागेगा, इस वजह से बॉन्ड एंगल यहाँ पर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
बेटा अब आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। भाई अल्कोहल को आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? तो एमओपी का मतलब क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जी? अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब एक एक करके बेटा जी यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मुझे ROH बनाना है, मैं कैसे ROH बना सकती हूँ, कैसे इसको ऑब्टेन कर सकती हूँ, यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली जो मेरी रिएक्शन आती है इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट चैप्टर में। ये फर्स्ट चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी थी जो कि यहाँ पे अब यूज की जा रही है। बेसिकली आप यहाँ पे हेलो एल्केन लेते हो, क्या लेते हो बच्चे? हेलो एल्केन लेते हो, और हेलो एल्केन की आप रिएक्शन करवाते हो आइदर एक्वस NaOH के साथ। अगर एक्वस NaOH के साथ कराते हो तो SN2 रिएक्शन होता है, आपके पास क्या होता है? OH नेगेटिव आता है और इस X की जगह ले लेता है। या फिर आप वाटर के साथ करा सकते हो, वाटर लोगे तो SN रिएक्शन होती है। बेटा यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे बेटा OH नेगेटिव आता है और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर लेता है, ले लेता है। तो बेसिकली आपको यहाँ से ROH देखने को मिल जाता है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप पढ़ते आ रहे हैं बेटा। अच्छा, इसके बाद बच्चे सेकंड जो रिएक्शन आपने यहाँ पे देखनी है, सेकंड जो रिएक्शन देखनी है दैट इज बेसिकली बाय एल्काइंस। क्या देखनी है बेटे? बाय एल्काइंस देखनी है। किससे देखनी है भाई? अब तुमने एल्काइन से क्या करना है जी? अल्कोहल ऑब्टेन करना है। किससे अल्कोहल को ऑब्टेन कर रहे हैं मैम? हम एल्काइन से अल्कोहल को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं दैट इज ब्रैकेट में हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की हाइड्रेशन से, सॉरी एल्कीन्स की हाइड्रेशन से आप ऑब्टेन कर सकते हो। किसकी हाइड्रेशन से भाई? एल्कीन्स की हाइड्रेशन से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। पहला आप इसके अंदर लिखेंगे दैट इज बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या होगा? आपके पास अगर कोई भी एल्कीन है तो बेटा उसकी एरो पे क्या लिखा होगा? H पॉजिटिव और वाटर दिया होगा। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी को ऐड करना है। तो आपने पानी को किस रूल से ऐड करना है? एडिशन ऑफ वाटर बाय मार्कोवनिकॉफ रूल। बच्चे मार्कोवनिकॉफ रूल से आप ऐड करेंगे तो आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा मैम, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बेटा थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन जो होती है दैट इज अगेन, थर्ड रिएक्शन जो बेटे आपके पास है वो भी एल्कीन्स से ही आप बना रहे हो। वो भी किससे ऑब्टेन कर रहे हो बेटा? एल्कीन्स से कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हो। क्यों मैम? इनडायरेक्टली क्यों पानी को जोड़ रहे हैं? बेटा यहाँ पे जैसे एरो पे वाटर लिखा है ना, यहाँ एरो पे वाटर नहीं मिलेगा। यहाँ एरो पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ एरो पे दिखेगा BH3 THF H2O2। BH3 की जगह पे आपको BH3 का ट्वाइस या फिर B2H6 भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हो क्या रहा है मैम? ये करना क्या है? पानी ऐड करना। अगर ये दिख जाए, किस तरीके से पानी ऐड करेंगे मैम? बाय एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। कौन से रूल से बेटे? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से। क्या ऐड करना है? वाटर, पानी ऐड करना है, इसीलिए इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो जाता है। मैम इस रिएक्शन का नाम बेटा, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन का बच्चे नाम हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये आपका थर्ड मेथड है, डन है। अच्छा मैम बेटा ये भी अब एल्कीन्स के अंदर ही था, देख रहे होगे अगर आप लोग ध्यान से। बच्चे अब अपन क्या देखते हैं? नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ देखते हैं बेटा। बेटे फोर्थ है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन। क्या है बच्चे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। ये भी बेटा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एडिशन है ऑफ वाटर। भाई यहाँ पे भी आपने इनडायरेक्टली पानी को ही ऐड कराना है। आपने बेटे यहाँ पे भी एल्कीन को ही लेना है और एल्कीन की इस बार आप रिएक्शन करवाते हो HgOAC ट्वाइस। दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट। इसके साथ ही रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे ऐड वाटर बाय मार्कोवनिकॉफ रूल। कौन से रूल से भाई? मार्कोवनिकॉफ रूल से। बस पानी को जोड़ना है, रिएजेंट से भटकना नहीं है बेटा। अगर H पॉजिटिव H2O आता है मार्कोवनिकॉफ रूल लगाओगे। अगर आपके पास ये सब कुछ आ जाता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाओगे। अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो अगेन मार्कोवनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करके उस एल्कीन के अंदर पानी जोड़ना है, आपको आपका अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर हो गया? साथ में आप लिखना चाहते हो तो इसके साथ में NaBH4 भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
बेटे मैंने आपको 4 मेथड यहाँ पर अभी क्लियर कर दिए हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगी, अब मैं 5th मेथड पे चलूंगी। पहले इतना लिख लें सभी बच्चे। चलिए जी 5th मेथड देखते हैं। तो बेटा 5th मेथड ये है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बच्चे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अगर RMgX के साथ रिएक्ट करते हैं, RMgX हमारा क्या होता है मैम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है मैम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है मैम। तो हमें अल्कोहल मिलता है मैम। एक आधा एग्जाम्पल बताना इसका। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए बच्चे, मैंने यहाँ एल्डिहाइड लिया, मैंने एक बार क्या लिया? मिथेनॉल लिया। मिथेनॉल कह सकते हो या बच्चे फॉर्मेल्डिहाइड कह सकते हो। ये मैं क्यों करवा रही हूँ? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। बेटे आपने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड की रिएक्शन बच्चे आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई। ये कौन है? ये मैम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये कौन है मैम? ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या खास बात है मैम? कार्बन पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, ये होता है। बेटे इन दोनों में जाते हैं आप, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। कुछ भी नहीं करना बच्चे, ये R इस पॉजिटिव पे जाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे ब्रेक हो जाएगा। क्या मिलेगा देखना? HCO नेगेटिव, H पहले से था, R जुड़ गया। बेटे ये MgX पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ जाकर के जुड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करते हो और उस दौरान आप पानी देते हो तो बेटा आपके पास 2 चीजें हैं, H पॉजिटिव आता है बेटे और OH नेगेटिव आता है। ये H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा। आपको यहाँ से क्या मिलता है? एक तरह से RCH2OH मिल गया, एक तरह से प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। कब? जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई। कब बेटे? जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई। यहीं पे अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई और एल्डिहाइड ले लेती हूँ, लेट्स कंसिडर, अब इस बार मैंने कोई और एल्डिहाइड ले लिया और यहाँ लिया मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगेन। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड की खासियत ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। बेटे ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा। देखना ध्यान से, CH3CO नेगेटिव, O नेगेटिव पे कौन आता है मैम? MgX पॉजिटिव। H पहले से था, R जुड़ गया। बेटे अगले स्टेप में क्या करना है? वाटर देना है। वाटर में क्या होता है बच्चे? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। मैम ये H पॉजिटिव इस O नेगेटिव को मिलेगा, ये इसको मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? CH3 CHR और यहाँ है मैम OH। क्या मिल गया? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिल गया बच्चे? सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब एल्डिहाइड में अगर फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो तो प्राइमरी अल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड ले रहे हो तो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो मैम कीटोन को लेके क्या मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल। बिल्कुल सही पहचाने बेटा, बिल्कुल सही पहचाने। आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए मैंने कीटोन ले लिया है, ये तो एल्डिहाइड था, लिख लेना, या मैंने कीटोन ले लिया है, RMgX के साथ रिएक्शन करवाई, अगेन R पे कैसा चार्ज? नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ जाएगा, ये इधर ब्रेक होगा। क्या मिलेगा? CH3CO नेगेटिव, MgX पॉजिटिव, CH3 पहले से लगा है, R और आ गया। बेटा पानी देंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव देंगे, ये H पॉजिटिव इस पे चला जाएगा, CH3COH, CH3CH3, क्या बन गया बच्चे? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये सवाल आता है पेपर में, इसलिए मैंने आपको ये रिएक्शन बहुत ही डेप्थ में भी बता दी है। मैं चाहूंगी सभी बच्चे इसको नोट कर लें बेटा, सवाल पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। क्लियर हो गया है? चलो जी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं। बेटा वो है आपके कार्बोनिल कंपाउंड से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आप कर ही सकते हो, ऐसे ही बाय कार्बोनाइल कंपाउंड अगर आप लेते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर कौन से केसेस ले सकते हो? देखो अगर आप एल्डिहाइड्स ले रहे हो या आप कीटोन्स ले रहे हो तो बेटा उनकी रिएक्शन और किसके साथ करा सकते हो? आप करवा सकते हो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम के साथ, H2 ऐड कर सकते हैं सीधा, या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देके भी ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, अगर बेटा आपके पास क्या है, आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड या आपके पास है एसाइल क्लोराइड, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करके रिएक्शन कर सकते हो।
एक जगह पे मेंशन भी है NaBH4 और LiBH4 से LiAlH4 से बेटर कौन है, तो जो LiAlH4 है वो बेटर है। ठीक है, तो बेटा ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे विद रिगार्ड टू अल्कोहल। डन है जी। चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट का सवाल आता है। पहली चीज तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आप ये जानिएगा बेटा, लोअर मॉलिक्यूल्स गैसेस होते हैं, जैसे जैसे कार्बन एटम आप बढ़ाते चले जाओगे लिक्विड फॉर्मेट आएगा, और कार्बन एटम किसी कंपाउंड के अंदर आप बढ़ाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा जी, वो हो जाएगा आपका गैसियस, लिक्विड एंड देन सॉलिड। तो बेटा जी ध्यान इस चीज का दीजिएगा। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको पहले क्लियर यहाँ पे कर देती हूँ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है। मैम किससे ज्यादा होता है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से, ज्यादा होता है कीटोन्स से, ज्यादा होता है ईथर से। क्यों ज्यादा होता है मैम? और हाइड्रोकार्बन से। लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम भी होता है, कौन है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल का पहली बात इन सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर बेटा जी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अल्कोहल के केस में कैसी बॉन्डिंग होती है मैम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का हायर होता है कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन से। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। बॉइलिंग पॉइंट कब घटता है? देखो सीधी सी बात है मैम, बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, दूसरा कहां पर ब्रांचिंग है। जहां भी ब्रांचिंग होगी भाई बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो वही चीज बताइए, जैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है जब ब्रांचिंग बढ़ जाती है। डन है, क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट का हमेशा रीजन आपका वॉन डेर वाल्स फोर्सेस रहेगा, जो कि वहां पे मैंने आपको दिखा भी दिया है। ठीक है, इसको नोट कर लें सभी बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो भाई अल्कोहल पानी में क्यों घुल सकते हैं मैम? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, लोअर अल्कोहल बड़े अच्छे से घुल जाएंगे, पर जैसे जैसे कार्बन एटम आप बढ़ा दोगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट भी बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट। लोअर अल्कोहल आराम से घुल जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेते हैं, पर जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर आप संख्या बढ़ाओगे पानी से डर लगने लग जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा और वो पानी में नहीं घुलेंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी घटती है अगर आप कार्बन एटम को बढ़ाते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वो क्या बना सकते हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की घटती है, क्यों? क्योंकि साइज अल्काइल ग्रुप का बढ़ रहा है, आप ये भी कह सकते हो कार्बन एटम का नंबर बढ़ रहा है। तो बेटा ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब अपन चलने वाले केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं तो अल्कोहल का बिहेवियर बताता है भी अल्कोहल किन की तरह एक्ट करेगा। अल्कोहल एक्ट एज व्हाट? अल्कोहल क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा या इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा? उस बेसिस पे अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ROH में से जो ये OH बॉन्ड है ये आपका टूटेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तो R और O का बॉन्ड टूटेगा। इस तरीके से रिएक्शंस होने वाली हैं। चलिए बच्चे अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हेन अल्कोहल बिहेव्स एज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपने कौन सा बॉन्ड तोड़ना है भाई? OH बॉन्ड तोड़ना है। तो बेटा यहाँ तीन रिएक्शंस होती हैं आपकी। पहली आपकी आती है एसिडिटी, दूसरी जो आपकी रिएक्शन आती है एस्टेरिफिकेशन, बच्चे तीसरी आती है रिएक्शन विद मेटल्स। पहली बात तो अब एसिडिटी को समझते हैं। पहली बात तो बेटा एसिडिटी को समझते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज एन एसिड? भाई एसिड कौन होता है मैम? एसिड वो होता है जो डोनेट करता है H पॉजिटिव। अगर अल्कोहल की बात करते हो ये H पॉजिटिव दे देगा तो RO नेगेटिव बना लेगा, जो कि एनाइन है, जो कि क्या है मैम? एनाइन है। मतलब एक अगर आप बात यहाँ पे बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो भी एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन के, क्योंकि एनाइन बनता है। भाई एसिड क्या होता है? H पॉजिटिव जो देता है, H पॉजिटिव देगा तो एनाइन बनेगा। तो मतलब स्टेबिलिटी डिपेंडेंट होती है, एसिडिटी डिपेंडेंट होती है एनाइन की स्टेबिलिटी पे, यानी कि -I और -M के डायरेक्टली होती है बच्चे, और +I और +M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमेशा ध्यान रखो I ग्रुप जनरली आपके CH3 के अल्काइल ग्रुप के जितने कार्बन है उनके लिए होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? NCERT हाईलाइट है इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने। पहली बात, अल्कोहल ब्रोंस्टेड एसिड की तरह क्यों काम करेगा? बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन। प्रोटॉन दे सकता है, H पॉजिटिव दे सकता है। एसिडिक कैरेक्टर जो होता है क्यों होता है? पोलर नेचर की वजह से होता है। पोलैरिटी मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज राइज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। अच्छा, अल्कोहल और वाटर की बात करते हैं।
अल्कोहल और वाटर की बात करते हैं तो बेटा खुद सोच करके देखना, पानी जब H पॉजिटिव देता है तो वो H नेगेटिव बनाएगा। भाई अल्कोहल जब H पॉजिटिव देगा तो क्या बनाएगा, RO नेगेटिव। बेटा अभी मैंने बोला R का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई, और एसिडिटी प्लस आई से घटती है, दैट मीन्स वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्लियर हो गया, क्योंकि अल्कोहल के अंदर मैम प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप से क्या होती है भाई, एसिडिटी हमारी घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्लियर हो गया है, चलिए जी आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे बोली रिएक्शन विद मेटल्स। बेटा जब ये मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करेगा, जैसे मान लो ROH है, अगर इसने Na के साथ रिएक्शन शो करी तो RONA रोना बनता है और H2 गैस लिबरेट आउट हो जाती है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। आप सोडियम के साथ करा सकते हो, पोटेशियम के साथ करा सकते हो, एल्यूमिनियम के साथ करा सकते हो, इन सभी केसेस के साथ हो सकती है। बेटा इसके बाद एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। क्या आता है, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर का बनना। कब बनेगा, जब आपने अल्कोहल लिया बेटा, अल्कोहल की रिएक्शन बच्चे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवा दी। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक के साथ। बेटा इसका तो OH बॉन्ड टूटेगा, इसका तो OH टूटेगा और इसका ये टूटेगा। बेसिकली आपने यहाँ से पानी निकालना है, पानी निकाला तो यहाँ से क्या आया, RC डबल बॉन्ड OR, क्या बन गया बच्चे, एस्टर बन गया। आप अल्कोहल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से करा के भी एस्टर बना सकते हैं। तो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बेटा आपकी हो जाती है, ये हो जाती है। इसके अलावा बेटा एक मिसलेनियस रिएक्शन ये होती है भी, जो एल्डिहाइड्स हैं वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसीटल, और अगर कीटोन्स को देखें तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बना देती हैं कीटल। बेटा ये आपकी न्यूक्लियोफाइल वाली सारी रिएक्शंस हो गई। अब मैं आपकी इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड सारी रिएक्शंस की बात करने वाली हूं। जब अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करता है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। यस, तो अगर मैं बात करती हूं अल्कोहल एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो बेटा कौन सा बॉन्ड टूटेगा अल्कोहल में, मैम R और O वाला। तो बेटा पहली रिएक्शन आती है इसकी PCl3 के साथ। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाते हो तो भाई यहाँ से क्या बनता है, ये तो आपने कितनी बार ये पिछली क्लास में भी पढ़ा था मैम, RCl बनता है, H3PO3 बनता है। मैम PCl5 के साथ ROH की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, भाई याद करो, PCl5 के साथ ROH को ऐसे ओपन करो, PCl5 को ऐसे ओपन करके लिखो, बेटे बॉन्ड तोड़ दो, क्या बनेगा, RCl बनेगा, HCl बनेगा, POCl3 बनेगा। बेटा मैं पहले क्लियर कर दूंगी, दिस इज द रिवीजन सेशन। अगर आप इन डिटेल पढ़ने आए हो तो आप यहाँ पे सफर करोगे। बेटा माइंड मैप का मतलब क्या है, एक तरह से पूरे कंप्लीट नोट्स, वन शॉट काइंड ऑफ, लेकिन सिस्टमाइज्ड वे में, इतने शॉर्ट तरीके से, जितने तरीके से आपके दिमाग में वो बैठ जाए। तो इसीलिए बोल रही हूँ दिस इज फॉर रिविजन से। कहीं आप बोले यार मैम बहुत फास्ट चल रही है, बेटा ये बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं, मुझे सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, पॉडकास्ट की तरह सुन रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हो, ओके। बेटा थर्ड आता है, अगर ROH की रिएक्शन अपन करवाते हैं SOCl2 के साथ, ये थायोनाइल क्लोराइड होता है। अगर आपको याद होगा ये तीनों रिएक्शंस हेलोएल्केन की है, स्टार लगा लेना, बेस्ट मेथड होता है ये वाला। कौन सा भाई, कौन सा भाई, ये थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन बेस्ट मेथड होता है। क्यों, क्योंकि प्योर RCl बनता है, SO2 गैस लिबरेट आउट होती है और HCl होती है। बेसिकली ये दोनों गैसेस के एटमॉस्फेयर में लिबरेट आउट हो जाती है, तो प्योर RCl हमें लास्ट में मिल जाता है। तो बेटा ये आपकी रिएक्शंस हो गई हैं। इसके अलावा बच्चे एक आपकी रिएक्शन आती है HCl प्लस ZnCl2 के साथ। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इनके साथ रिएक्ट करके आपको क्या देते हैं जी, RX दे देते हैं। टर्शरी अल्कोहल के केस में ओनली HCl के साथ रिएक्शन करा के आप RX बनाते हो, ZnCl2 की जरूरत नहीं होती है उस केस के अंदर। HCl और ZnCl2 को बेटा ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं मैम, ल्यूकास रिएजेंट भी कहा जाता है। इसके बाद आती है बेटा डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या आती है, डिहाइड्रेशन। अगर अल्कोहल की बेसिकली 170 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको हीट करते हो तो बेटा होता क्या है यहाँ पर, मान लो अगर ऐसे कोई कंपाउंड है CH3CH2OH, तो इसका OH निकलेगा, इसका H निकलेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे एल्कीन बनता है। और यदि इसकी 140 डिग्री सेल्सियस पे करते हो तो ऐसे दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल करके आपको ईथर बना करके दे देते हैं। ये कंसंट्रेटेड बच्चे H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। टेम्परेचर पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, आप याद रखना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट रिएक्शन, सिक्स्थ रिएक्शन आती है जो कि ऑक्सीडेशन है। प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो,
अगर Cu के साथ हीट करते हो 300 डिग्री सेल्सियस पर एल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल है, Cu पाउडर के साथ हीट करते हो 300 डिग्री सेल्सियस पर कीटोन मिलेगा। 3 डिग्री अल्कोहल है, Cu पाउडर के साथ हीट करते हो 300 डिग्री सेल्सियस पर एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही बेटा एक ऑक्सीडेशन और है। अगर अल्कोहल को आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे KMnO4, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो, पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर साथ के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना जी। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ सकती हूँ बच्चे? बोलिए भाई, बढ़ा जाए आगे। चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। करें स्टार्ट? चलो भाई बेटा, फिनोल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से पहले फिनोल के स्ट्रक्चर और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो फिनोल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। यहाँ जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है छोटी होती है इन कंपेरिजन टू अल्कोहल बेटा, ठीक है, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन कैसा है बेटा, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है। इसके अलावा बेटा अगर इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये भी मोनो हाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक में क्लासीफाई होगा। बस ये ध्यान रखना, OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो वो फिनोल होता है। तो ये मोनोहाइड्रिक है, डाई है, 2 OH है, इसमें 3 OH है, तो ये ट्राईहाइड्रिक है, ठीक है। तो ये इसकी नॉमेनक्लेचर है बेटा। नॉमेनक्लेचर देख लीजिए। क्रिसोल क्या होता है? जब बेसिकली आपका OH ग्रुप और CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगा होता है। ऑर्थो क्रिसोल का मतलब क्या है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर इस ग्रुप के रिगार्ड में देखोगे तो ये ऑर्थो हो जाएगा बेटा, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, ये ऑर्थो होता है, मेटा होता है, पैरा होता है। तो ये मेटा क्रिसोल है, पैरा क्रिसोल है। कैटाकॉल क्या होता है? 2 OH ग्रुप अगल बगल में लगे हैं। रेजोर्किनोल क्या होता है? भी एक OH ग्रुप दूसरे के मेटा पोजिशन पर है। और हाइड्रोक्विनोन क्या होगा? दोनों क्या होंगे भाई? ऑपोजिट होंगे, पैरा पर होंगे, ठीक है। 2 OH ग्रुप होंगे, एक दूसरे के पैरा पे होंगे। बात करती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सॉल्युबिलिटी वाटर में क्यों होती है भाई? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या होती है? अगेन बेटा, कार्बन एटम बढ़ते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटती है क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, ठीक है। तो वो चीज आ गई। अब बेटे हम यहाँ पे करने वाले हैं जी, फिनोल को हम कैसे बना सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब हम क्या करेंगे? फिनोल को बनाएंगे। फिनोल क्या होता है मैम? फिनोल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होना? फिनोल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप का लगा होना। तो मैम कैसे हम अब फिनोल को ऑब्टेन कर सकते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली रिएक्शन आती है जी हेलोएरीन से। हेलोएरीन्स क्या होते हैं? हेलोएरीन्स होते हैं हमारे एराइल हेलाइड। जैसे मान लो इस तरीके से आपके पास क्लोरोबेंजीन है बेटा, आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो? सबसे पहले इसकी रिएक्शन NaOH के साथ होती है। किसके साथ रिएक्शन होती है बेटा? NaOH के साथ होती है। तो जब आप NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बनता है? ONA बनता है बेटा। इसके बाद इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं। HCl के साथ जब कराएंगे तो ये NaCl यहाँ से लिबरेट आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? फिनोल की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम हेलोएरीन्स, ठीक है। चलिए अगली देखते हैं भाई। अगली बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन आप हमेशा से पढ़ते भी आ रहे होंगे बेटा। सेकंड रिएक्शन आपकी जो आती है दैट इज बाय डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट, डायएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है पहले इसको देखते हैं बेटा। आपके पास होता है प्राइमरी एरोमेटिक एनिलिन बेटा, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो NaNO2 और HCl के साथ, ठीक है। ये जो टेम्परेचर रेंज होता है 273 से लेके 278 केल्विन होता है। और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बनता है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं वार्म वाटर के साथ। गर्म पानी के साथ जब रिएक्शन होगी तो फिनोल बनेगा, साथ में N2 लिबरेट आउट होगी, HCl गैस लिबरेट आउट होगी। क्लियर हो गया है सभी को? चलें जी आगे। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड है बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या करना है बेटा? आपने लेनी है बेंजीन रिंग। क्या लेनी है? बेंजीन रिंग। इसको किसके साथ रिएक्ट करा दो? ओलियम के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा दो? ओलियम के साथ। जब आप ओलियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो भाई, किसकी? बेंजीन रिंग की, साथ में H2SO7 लेते हो, तो बेसिकली
बेसिकली ओलियम बता रही हूँ। यहाँ पे आप अगर आप ओलियम का इस्तेमाल करते हैं, आप H2SO7 लेते हैं तो बेसिकली आपका यहाँ पे SO3H ग्रुप आ जाता है। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आप डायरेक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी कर सकते हो। जब बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप लगा होता है बेटे डायरेक्टली वहां से भी ये किया जाता है। अब इसके बाद वाली वही रिएक्शन है जो आपने यहाँ फॉलो की थी। कौन सी वाली रिएक्शन है मैम? पहले इसकी रिएक्शन NaOH के साथ होगी। बेटे NaOH के साथ होगी तो क्या बनेगा? यहाँ से ONA बनेगा। ONA की रिएक्शन फिर फर्दर किसके साथ कराओगे जी? HCl के साथ कराओगे तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और फिनोल आ जाएगा। सेम रिएक्शन है जो आपने यहाँ पे कंटिन्यू की थी। इसके बाद की कहानी ऑलमोस्ट सारी सेम हो जाती है। डन है? चलिए जी अगला मेथड देखते हैं। फोर्थ मेथड बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है बेटा। फोर्थ मेथड आपका होता है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन की अगर आप रिएक्शन करवाते हो V2O5 के साथ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ, तो आपको फिनोल मिल जाता है। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। लिख लो इतना, सभी ने नोट कर लिया। सैलिसिलिक एसिड से आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, आइए इसको देखते हैं। फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। भाई सैलिसिलिक एसिड से आप कैसे बना सकते हो? पहली बात, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? OH ग्रुप होना और इधर COH ग्रुप होना। बेटा इसकी रिएक्शन आप पता है किसके साथ कराते हो? NaOH के साथ कराते हो और CaO के साथ कराते हो। बेसिकली आपको यहाँ से CO2 निकालना होता है। CO2 निकालना होता है कैसे भाई? ये CO2 निकल जाएगा तो आपको इस तरीके से फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। क्या भाई? सैलिसिलिक एसिड से। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट आती है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है फ्रॉम क्यूमीन। क्या है भाई? क्यूमीन से ऑब्टेन करना। अब क्यूमीन क्या होता है बेटा? क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है बच्चे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो प्रोपाइल मतलब 3, आइसो मतलब सेकंड पर ब्रांचिंग, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। ये भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है क्यूमीन। बेटा इसके आप O2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस CH जो ये CH दिख रहा है ना, इनके बीच में ऑक्सीजन आ जाएंगे, पेरोक्साइड लिंकेज हो जाएगी इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है मैम? उसके बाद इसको जब आप हीट करेंगे तो बेटा देखिएगा ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा? फिनोल मिलेगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा और फिनोल मिल जाएगा। यहाँ लिख लेना, प्लस इसके साथ एसीटोन बन गया। एसीटोन भी भारी मात्रा में आपको यहाँ पर मिल जाता है हीट करने पे। डन है बेटे? लास्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज बाय रास्ट्रिक मेथड। कौन सा भाई? रास्ट्रिक मेथड है। उससे पहले ना यहाँ लिख लेना, यहाँ डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में अपन हीट करते हैं इसको। ठीक है, चलिए जी लास्ट मेथड यहाँ लिख लेते हैं। सेवेंथ मेथड लिख लेते हैं, रास्ट्रिक प्रोसेस। क्या करना है मैम? इधर भी बेंजीन लेनी है। किधर से बनाओगे भाई? इधर भी बेंजीन से बनाओगे। बेंजीन को HCl के साथ हीट करोगे, हाफ O2 के साथ हीट करोगे बेटा FeCl3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में मैम? FeCl3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा यहाँ से? क्लोरोबेंजीन। और फिर क्लोरोबेंजीन को आप पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे HCl निकल जाएगा। क्या निकलेगा मैम? HCl निकल जाएगा और आपको आपका फिनोल मिल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली योर रास्ट्रिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है भाई? रास्ट्रिक प्रोसेस है। डन है? कौन सा प्रोसेस हो गया? रास्ट्रिक हो गया। तो बेटा ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होता है जी फिनोल का। चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो मैंने आपको इसकी रीड करवा दी थी जो थी। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रीड करते हैं। आइए केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करती हूँ फिनोल की, किसकी भाई? फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिनोल मतलब और किनसे रिएक्ट करता है? तो बेटे फिनोल की बात करते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर रिएक्शन आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिलती है और उसके अंदर जो भी आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है ध्यान रखिएगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही मिलते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही मिलते हैं। मैं एक बार इनका मतलब बता देती हूँ। मान लीजिए ये आपका OH ग्रुप यहाँ जुड़ा है तो OH ग्रुप के रिगार्ड में ये ऑर्थो जगह है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा। तो कोई भी अगर आप ग्रुप लगाओगे तो या तो ऑर्थो पर मिलता है वो या फिर पैरा पर मिलता है। तो अगर मान लीजिए फिनोल की रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हो तो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे ये इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलता है। अब HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो मैम NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है जो आकर के जुड़ता है।
ठीक है। यही सेम रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हो तो बेटा एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है और एक पैरा प्रोडक्ट मिलता है। ये NO2 पॉजिटिव जो है ऑर्थो वाली जगह पे मिलेगा और पैरा मिलेगा। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का ध्यान रखना। और क्या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, कौन जाकर के जुड़ेगा, HNO3 लिखा आता है बेटा, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट दोनों में NO2 पॉजिटिव जाकर के जुड़ता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैम हम थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर हमें Br2CS2 में देखने को मिल जाता है तो बेसिकली आपने क्या करना है, अगेन ऑर्थो एंड पैरा दे देना है। अब इसमें Br पॉजिटिव जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है जो जाकर के जुड़ता है ऑर्थो पर और पैरा पर, पैरा इधर मेजर होता है। अगर बच्चे यहाँ पर आपको Br2 3Br2 लिखा हो और वाटर लिखा हो तो बेटा इस तरीके से क्या होगा, Br ऑर्थो एंड पैरा सभी जगह पे जाकर के जुड़ जाएगा। अब बच्चे इसके बाद यहाँ स्टार लगा लेना, जितने लगा सकते हो लगा लेना। फिनोल की रिएक्शन जब Zn के साथ कराते हो तो भाई ये Zn क्या करता है, इस ऑक्सीजन को ले जाता है, ZNO बना लेता है और ये बेंजीन रिंग बच जाती है। क्लियर हो गया है? ओके मैम। इसके बाद बेटा जी जो आपके पास रिएक्शन आती है, अगर आप Na2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये बेंजोक्विनोन आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी की आखिरी रिएक्शन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। अब हमारे पास बचती है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन। तो अगर आप एल्काइलेशन देखते हो CH, अब ये एल्काइलेशन वाली रिएक्शन नहीं है, सॉरी, जो ये रिएक्शन है ये एल्काइलेशन एसाइलेशन वाली नहीं है। यहाँ हम फिनोल की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है भी ये क्या फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन दिखा पाएगा। चैट में मुझे जरूर बताइएगा क्या ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन करवा पाएगा। दूसरी बात यहाँ पर आना, ये दो नेमिंग रिएक्शन आ जाती है, एक है कोल्बे रिएक्शन, एक आता है रीमन टीमन रिएक्शन। अगर मैं बात करती हूँ रीमन टीमन रिएक्शन की तो CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसका यूज करेंगे, KOH का यूज करेंगे तो OH की जस्ट बगल में ऑर्थो जगह पे क्या आएगा, CHO ग्रुप। कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है, NaOH और CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑर्थो पोजीशन पे कौन आता है, COH। बेटा CHO आ जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड कहलाता है। COH आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सैलिसैलिक एसिड आएगा। यहीं इसको कट करके लिखना, सैलिसाइलिक एसिड आ जाएगा। कौन आएगा, सैलिसाइलिक एसिड आ जाएगा। तो बेटा ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं जी। क्लियर हो गया है? सभी को क्लियर हो गया है बेटा? दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर फिनोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज डन हो गई है भाई, हमारा फिनोल भी खत्म हो गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं जी ईथर की। किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चे, ईथर की। तो बेटा ईथर क्या होता है, ईथर ROR होता है। अब बेटा ईथर ना दो तरह का हो सकता है। एक ईथर होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक ईथर कैसा होता है बच्चे, सिमेट्रिकल ईथर होता है। एक होता है बेटा अनसिमेट्रिकल ईथर। बेटे सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, ROR होता है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, ROR'। अगर दो R ग्रुप सेम हो जाएंगे सिमेट्रिकल, अगर दोनों R ग्रुप अलग हो जाएंगे अनसिमेट्रिकल। अच्छा, मैंने पीछे अभी क्वेश्चन पूछा क्या फिनोल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाता है, एल्काइलेशन एसाइलेशन? यस तो क्यों दिखाता है, नो तो क्यों नहीं दिखाता है, वो रीजन आप चैट में मुझे बताएंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं। अगर दोनों R ग्रुप सेम होंगे तो सिमेट्रिकल है, नहीं होंगे तो अनसिमेट्रिकल है। बेटा इसका कॉमन नेम अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, ये होता है डाई एल्काइल ईथर। और अगर इसका IUPAC नेम लिखना चाहोगे तो वो होता है आपका एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन होता है। यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल ईथर के अंदर बात करते हैं तो कॉमन नेम बेटा होता है एल्काइल एल्काइल ईथर, एल्काइल एल्काइल ईथर, जो कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे, ठीक है। IUPAC नेम इसका क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, जो कि एल्कोक्सी में कम कार्बन वाले को लिखोगे, एल्केन में ज्यादा कार्बन वाले को लिखोगे। इस तरीके से आप इसकी नॉमेनक्लेचर करवाते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की बेटा बात करते हैं। तो ईथर का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बता दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल आता है बेटा, बॉन्ड एंगल पूछते हैं 111.7 या 8 डिग्री आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, ROR जो होते हैं रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। क्लियर है एवरीबॉडी? नाउ बेटा अब आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बेटा दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो अभी आपने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ी थी। क्या किया था आपने बोला था मैम CH3 CH2 OH अगर आपको दिया है, आपको अगर 140 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दे देते हैं तो इस मॉलिक्यूल को 2 दफा लिख दीजिए, CH3 CH2 OH। क्या करना है भाई, यहां से आपने एक तरह से देखोगे तो ऐसे आप कर लो, H2O निकालना है। क्या मिलेगा, CH3
CH2O CH2 CH3 क्या बन गया जी, ईथर बन गया। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। ध्यान रखना किसकी प्रेजेंस में भाई, H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। बेटी दूसरी मेथड आती है यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस। क्या आता है बेटा जी, विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस में आपको याद है आपने रोना किया था, रोना पड़ा था अभी। रोना कैसे आया था, अल्कोहल को जब मेटल से रिएक्ट किया था। तो इसी रोना की बेटा रिएक्शन अगर आप RX के साथ करवा दो तो बेटा आपको पता होगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, ROR बनता है और NaX बनता है। तो ROR मतलब कि ईथर। तो ईथर के दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे जो कि मैंने दोनों आपको यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए जी, ईथर की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ध्यान से देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका अल्कोहल से कम होता है क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर रिजेंबल करती है टू दोज एज दैट ऑफ अल्कोहल, सेम मॉलिक्यूलर मास की वजह से। लोअर वाले सॉल्युबल होते हैं भाई, हायर वाले नहीं घुल सकते हैं। अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी भाई, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा देखो पहले ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। तो पहले हेलोजिनेशन आती है, मतलब आपके पास क्या है, ये क्या R है, ये O है, ये R है। बेटा अगर आप Br2 लेते हो इथेनोलिक सोल्यूशन के अंदर, अगेन यहाँ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये R है, ये O, ये R है, और ऑर्थो और पैरा पे लगाओगे, ये आपकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अगर बेटा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, अब देखिए ये करवाते हैं, ये शो करता है फ्रिडल क्राफ्ट। तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा रही हूँ, ये क्या है, एसाइलेशन। अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते हो तो बेटा यहाँ पे ना CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये जाकर के आपके ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। देखो पैरा वाला मेजर होता है सिमेट्री के कारण, ऑर्थो वाला माइनर होता है। फिर बेटा आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में HNO3 लिया तो HNO3 में NO2 पॉजिटिव आकर के इसके ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा, इसके ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है सभी को, क्लियर हो गया है? चलिए जी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ईथर की एक और रिएक्शन है बच्चे, ईथर की एक और रिएक्शन है HX के साथ। ये ROH बना देता है और RX बना देता है। इस चीज का भी ध्यान रखना, एक ये रिएक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। डन है, एक ये रिएक्शन भी बच्चे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। सो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी ईथर की। बेटा अब हमारी आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स जो कि हमें NCERT के थ्रू ही पढ़ने हैं, जिसके बारे में कुछ कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा मिथेनॉल की बात करती हूँ। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। इसको आप और कैसे बना सकते हो, जब आप CO को H2 के साथ हीट करते हो किसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये रिएजेंट आपसे पूछ सकते हैं। ZnOCrO3 की प्रेजेंस में आप इसको हीट करते हो तो मिथेनॉल बन जाता है। सॉल्वेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पेंट्स के अंदर। इथेनॉल की बात करते हैं तो भाई देखो इथेनॉल आप किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो। पहले आप क्या करेंगे, आप सुक्रोज है, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में लिबरेट होगा। फिर ग्लूकोज की रिएक्शन जाइमेज की प्रेजेंस में करवाएंगे तो आपको इस तरीके से इथेनॉल ऑब्टेन हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया है? तो बेटा ये सारी बातें हैं जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई हैं। अगर आप देखेंगे तो आपकी NCERT की लाइन्स है मिथेनॉल के बारे में, जिसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। ठीक है, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की अभी हमने देखी थी रिएक्शन हमने करवाई थी। ठीक है, तो बेसिकली कैटालिटिक रिएक्शन थी, हमने इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया था। कैटलिस्ट के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब मिथेनॉल की बात करते हैं, कलरलेस लिक्विड है, बॉयल कर जाता है 337 केल्विन पे, हाईली पॉइजनस होता है। इंजेक्शन अगर थोड़ा सा भी हो जाता है यार ब्लाइंडनेस हो जाती है और इंसान फेंट हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, और सॉल्वेंट की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। इथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो यार फर्मेंटेशन प्रोसेस से आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, आप इस तरीके से इसको ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद शुगर जो मोलेसिस में होता है, शुगर केन में होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में। फिर उस ग्लूकोज की फर्दर रिएक्शन करवाई जाती है जाइमेज की प्रेजेंस में बेटा, और फिर वहां से आपको आपका ऑब्टेन होता है। ठीक है, इथेनॉल। तो इथेनॉल की बात करते हैं बेटा, ये कलरलेस लिक्विड होता है, ये पेंट इंडस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। कमर्शियल पर्पस आपको पता ही है, इसको कमर्शियली अनफिट बनाया जाता है ड्रिंकिंग के लिए। कैसे, इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस को मिक्स करके, ठीक है, और इसको जिस प्रोसेस को डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल भी कहा जाता है, राइट। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट आवर माइंड मैप सीरीज, जहां पर हमने कंप्लीट अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर को रिवाइज कर लिया है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से रिपीट करना चाहूंगी बेटा, दिस इज फॉर रिविजन सेक। अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पर NCERT वाला पर भी मिल जाएंगे, या फिर अगर आप किसी ऐप मतलब किसी बैच में हैं तो आप ऐप पर जाकर के बैच में इन डेप्थ डिटेल में लेक्चर्स भी पढ़ सकते हैं। माइंड मैप का मतलब कम से कम समय में किस तरीके से आप एक चीज को रिवाइज कर सकते हैं पेपर से पहले, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडे सेशन। आई होप सो आपको मेरी मेहनत बहुत अच्छी लगी होगी, एंड मिलते हैं बेटा अगले सेशन के अंदर, जहां हम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का माइंड मैप करेंगे।
करेंगे। आई होप सो सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, टेक केयर जी।